नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, आज खबरों की शुरुआत करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के नए नियम को लेकर। देखिए, अब कैसे होगा शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग, आज हम वह तमाम बातें बताने जा रहे हैं। लगभग 2 लाख आवेदन आ चुके हैं। वहीं देखिए, नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर सबकी नजर। बड़ा उलटफेर हो सकता है और देखिए, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं खबरों के सिलसिले में हम बात करेंगे, बीपीएससी अभ्यर्थी जेल की सलाखों से बाहर आ चुके हैं। नीतीश कुमार की बात खूब गरजे हैं। देखिए, वहीं खबरों के सिलसिले में जिसको लेकर सियासत गर्म है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने फोन घुमा दिया है बिहार के डीजीपी को। देखिए, कांटी में जिस तरीके से कांटी थाना में बातें निकलकर सामने आई, तस्वीरें निकलकर सामने आई, लात घूसे, बहुत कुछ देखने को मिला। देखिए, विस्तार से बताएंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरीके से सवालों के बौछार हो रहे हैं। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को बच्चा बता दिया है, फिर राइफल निकालने तक की बात। आगे हम बात करेंगे इंटरमीडिएट एग्जाम को लेकर के। हमारे साथ आपको फ्रेम में वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल और अहम सवाल, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अब कैसे होगा शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग? देखिए शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ा बवेला मचा हुआ था, जी। लेकिन एस सिद्धार्थ जो हैं हम्म। शिक्षा विभाग के, उन्होंने स्पष्टता के साथ, हम बार बार कह रहे थे कि शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग, स्थानांतरण और पदस्थापन की जो बात आती है, उसके लिए पूरी तरीके से शिक्षा विभाग फ्लेक्सिबल है और दिखाई भी पड़ रहा था बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी और लचीलापन शिक्षा विभाग का, और वही उभर करके सामने भी आया कि किस तरीके से शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन होगा। हम्म। देखिए, वे 1,90,000 के आसपास वो आवेदन मिले हैं हम्म। शिक्षा विभाग को, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही जा रही है, और उसके लिए स्क्रूटनी हो जाएगा, अच्छा। स्क्रूटनी किया जाएगा, जांच होगा। हम्म। वो जितने एप्लीकेशन, जितने आवेदन शिक्षकों ने दिए हैं बीते दिन, हाँ। तो वो 1,90,000 के आसपास है। तो उस आवेदनों की जांच की जाएगी और उस पर फिर प्रायोरिटी तय की जाएगी अच्छा। कि माने आपकी प्राथमिकता हम्म। कैसे कैसे है। और विभाग ने की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से 4 क्राइटेरिया बनाया गया है। अच्छा। 4 स्तर पर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी 4 चरणों में होंगे। हाँ, माने 4 भाग में बांटा गया है, इसको हम्म। ऐसे कह लीजिए। हम्म। तो 4 भाग में बांटा गया। उसमें पहले चरण में जो बांटा गया है ट्रांसफर पोस्टिंग की जो नीति के लिए, जी। वह उसमें निश्चित रूप से वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही उसमें संवेदनशीलता के साथ रखा गया है कि असाध्य रोग से जो पीड़ित हैं जो शिक्षक, अच्छा। वो गंभीर बीमारी, उसके बाद से दिव्यांग, ऑटिज्म, हम्म। उसके बाद से विधवा परित्याग, हम्म। और वैसे शिक्षकों को माने हम समझ रहे हैं कि पहले चरण में, पहले फेज में जो प्राथमिकता की सूची बनाई गई है, उसमें वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाएगा। अच्छा। दूसरे चरण में पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ का जो पदस्थापन होता है, के आधार पर ट्रांसफर हो जाएगा। कि हम्म। जैसे मान लीजिए पति कहीं, पत्नी कहीं, तो जो क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आती है, तो उसमें वह प्रभावित होता है। तो ऐसे हम्म। में इसको भी एक क्राइटेरिया के तहत एक उसको भी रखा गया है हम्म। कि पति पत्नी का ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी नजर होगी और एक जगह इनको किया जाएगा। हम्म। तीसरे चरण में, या तीसरा फेज कह लीजिए, वैसी महिलाएं होंगी जिन्हें अब ऐच्छिक स्थानांतरण, माने जो चाहती थी कि वह, कि यहाँ पर मेरा स्थानांतरण हो, यहाँ पर मेरी पोस्टिंग हो। इच्छा अनुसार। हाँ, तो हम्म। वो उनको कहीं दूरी कहीं हो गया, तो वैसे आवेदनों पर, वैसे एप्लीकेशन पर, वैसे जो लिस्ट सॉर्ट आउट किया जाएगा, उनका उनका होगा। हम्म। अब रही बात चौथे चरण की। चौथे चरण में दूरी के कारण ट्रांसफर पोस्टिंग जो है, हम्म। उस पर जो है सो वह शिक्षकों को दूरी भी बहुत होता है कभी कभी, तो वैसे पुरुष शिक्षकों के लिए वह भी एक क्राइटेरिया बनाई गई है। अच्छा। तो इस लिहाज से शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ जो हैं, वह बहुत ही ट्रांसफर पोस्टिंग में पूरी क्लियरिटी के साथ यह पहला चरण, दूसरा, तीसरा और 4 भागों में इसको बांटा है। और यह जो है सो, यह प्रक्रिया कैसे होगी, इसका पूरा गाइडलाइन भी जारी एक बिल्कुल। तरीके से कर दिया गया है। तो यह एक
4 भागों में बांट करके शिक्षा विभाग ने पूरी प्रक्रिया को जो जारी किया है, यह बेहतर दिखाई पड़ रहा है और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आपको है, पारदर्शिता भी है। तो अब कोई शिक्षक या शिक्षक प्रतिनिधि सवाल खड़ा नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हाँ। अभी आपको विधानसभा का बजट सत्र ही अब शुरू होने वाला है कुछ दिन में, तो इस लिहाज से सदन के अंदर सरकार नहीं घिरे, शिक्षा विभाग को नहीं घेरे, इसकी भी तैयारी जो है सो इस जो प्रारूप जो दिखाई पड़ रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग का, इसके चलते, क्योंकि बिहार विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं, तो वह निश्चित रूप से वहां पर इनको घेरते। तो इससे बचने के लिए भी हम कह सकते हैं, या शिक्षा विभाग ने बेहतर पॉलिसी बना करके एक सामने रखा है। यानी कदम आगे बढ़ा दिए गए हैं। बिल्कुल। वहीं सर हम बात करेंगे चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। सभी की निगाहें टिकी हैं इन दोनों ही नेताओं पे। बड़ा उलटफेर, काउंटिंग जारी है। सर क्या अपडेट है? देखिए, 2020 हम्म 2020 आपको बिहार के लिए भी बहुत माने सबकी नज़र है कि 2020 में यहाँ पर भी चुनाव हुआ था और दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव के नतीजे आए थे। हम्म और 2025 में यहाँ पर भी आपको बिहार में भी चुनाव होना है और 2025 में आप देख रहे हैं दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव का आज काउंटिंग मतगणना शुरू है। हम्म सुबह 8 बजे से ही हम लोग जिस समय यह प्रकाशन हम लोग का होगा, हम लोग का लाइव सिटी जब बता रही होगी, आधा घंटा से बिल्कुल। अधिक हो गया रहेगा। तो इस बात को आप समझिए, जो रुझान, जो ट्रेंड जो निकल करके आ रहा है, वह अभी तो बैलेट पेपर माने जो बैलेट माने ये जो बाहर से जो वोटर जो अपना कास्ट करते हैं, हम्म वो जो है सो उस पर अभी चल रहा है। हम्म उसके बाद से ईवीएम खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि क्या नतीजा आ रहा है। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर लड़ाई आपको भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अच्छा। के बीच में दिखाई पड़ हम्म रही है। और इसमें लेकिन सबकी नजर, बिहार की नजर, देखिए मतगणना हो रहा है दिल्ली विधानसभा का, लेकिन बिहार में तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं, जो बिहार में जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी है, और चाहे कह लीजिए जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी जो है, हम्म उसकी नज़र दिल्ली में 2 सीट पर विशेष करके लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तो है ही है, अब वहाँ बिल्कुल। तो स्टेक दांव पर लगी हुई है पॉलिटिकल। लेकिन ये जेडीयू की नज़र है, जेडीयू की नज़र बुराड़ी सीट पर है। एकमात्र जो देखिए, एकमात्र सीट पर बुराड़ी से जेडीयू उम्मीदवार लड़ रहे हैं और देवली सीट जो है सुरक्षित सीट है, वहां से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वहां से लड़ रही है। तो बिल्कुल। 70 वहां पर विधानसभा के सीट है, जिसपे 2 सीट पर एनडीए ब्लॉक से आपको बुराड़ी सीट पर जेडीयू और देवली सीट सुरक्षित सीट से चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो एक बात समझना पड़ेगा, जो बुराड़ी सीट है जहां से जेडीयू के प्रत्याशी हैं शैलेंद्र कुमार, वह जो है सो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे 2020 में भी, लेकिन करारी शिकस्त उनको मिली थी। फिर से जेडीयू ने उन पर भरोसा जताया है और जदयू ने उनको उम्मीदवार बनाया है। और कांग्रेस देखिए वहां से बुराड़ी सीट से मंगेश त्यागी को बनाई है। और आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल की पार्टी है, तो उस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से संजीव झा चौथी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। लगातार वह 3 बार हैट्रिक मार चुके हैं। अब चौथी बार देखना होगा कि वह इस बार वह सीट को, बुराड़ी सीट को निकाल पाते हैं कि नहीं। 2013 में भी संजीव झा आम आदमी पार्टी से जीते थे, 2015 में भी और 2020 में भी। तो यह एक देखने वाली बात है, बुराड़ी सीट जेडीयू के खाते में जाती है या फिर कहीं आम आदमी पार्टी के पास जाती है। आम आदमी पार्टी के संजीव झा जीतते हैं कि नहीं, फिर से रिटेन कर पाते हैं कि नहीं। इसलिए इस लिहाज से यह बहुत ही, बिहार के लिहाज से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सबकी नजर, पूरे बिहार के लोगों की, जो राजनीति जानते हैं और जो जेडीयू से जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों की नजर इस पर होगी। दूसरी सीट देवली सीट जो सुरक्षित सीट है, वहां से चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं दीपंकर तंवर, और उसी तरह से आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान है वहां से उम्मीदवार, और कांग्रेस के राजेश चौहान। तो देखिए, चौहान के बीच में लड़ाई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से चौहान ही वहां से उम्मीदवार हैं और यह सुरक्षित सीट है। दीपक तंवर लड़ रहे हैं। दीपक तंवर पर भरोसा जताया है चिराग पासवान ने। अब देखने वाली बात है कि यह एनडीए फोल्ड में यह सीट आती है कि नहीं, क्योंकि 2020 में भारतीय जनता पार्टी इस सीट से पर विजयी हुई थी। इस लिहाज से एनडीए के खाते की ही यह सीट है। और जो 2020 में जो भारतीय जनता पार्टी से जो वहां से लड़े थे, वह प्रकाश जरावल थे। तो प्रकाश जरावल हमेशा विवादों में रहते हैं, इस लिहाज से उनको इस बार
टिकट नहीं दिया गया और यह एनडीए फोल्ड में ही यह सीट है। तो इस लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यह देवली सीट जो है, सुरक्षित सीट जो है। बिल्कुल। सर, बीपीएससी अभ्यर्थी जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ, बेऊर जेल में बंद थे, बीते दिनों देर शाम जेल की सलाखों से बाहर आए, मगर फिर नीतीश कुमार का नाम। देखिए बीते दिन जिस तरीके से 17वीं बीपीएससी को री एग्जाम को लेकर के बीपीएससी के अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे थे और पूरा आंदोलन हुआ था। आंदोलन माने कि जिस तरीके से तोड़फोड़ तो नहीं हुई थी, लेकिन वह जिस तरीके से सड़क को जाम किया था, उसी लिहाज से आपको अमन और खुशबू पाठक ये दो लोग पकड़े गए थे। दो लोगों को गिरफ्तारी हुई थी और ये बेऊर जेल में बंद थे। तो देर रात इन लोगों को मुक्ति मिली है। ये लोग बेऊर जेल से बाहर आए हैं। और अमन और खुशबू पाठक, तो ये अमन ने निकलने के साथ ही फिर से कह दिया कि फिर हम लोग जो है सो पूरे तौर पर हम लोग आंदोलन करेंगे और पूरा नीतीश कुमार को एक तरीके से जेडीयू को फिर से चेतावनी भी दी है कि सरकार सचेत हो जाए, हम लोग फिर से अंगड़ाई लेंगे, छात्र अंगड़ाई लेगी और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह नारा एकदम आपको हम कोट एंड कोट में बता रहे हैं कि यह बात कहिए। और निश्चित रूप से यह बीपीएससी के अभ्यर्थी जो 17वीं पीटी के जो को लेकर के जो लगातार लंबे समय से आंदोलनरत हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। और बीच में आपने देखा कि जनसुराज के संस्थापक भी इनके पास आए थे, तेजस्वी यादव भी गए थे, धरना पर गए थे। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी भी धरना स्थल पर गए थे। तो कुल मिला जुला करके यह एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप बनता हुआ दिखाई पड़ा। सर, बिहार के थानों में आजकल हो क्या रहा है? लात घूसे चल रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो फोन भी घुमा दिया डीजीपी। देखिए, कांटी थाना मुजफ्फरपुर शहर में ही है, शहर से लगा हुआ इलाका है कांटी। और वहां पर बीते दिन जो घटना, दुखद घटना हुई, और वो कथित रूप से कहा जा रहा है कि वह लॉकअप में उसकी जो संदिग्ध अवस्था में उसका बॉडी मिला। तो ये सबसे सुरक्षित क्षेत्र लॉकअप माना जाता है। हाँ। और लॉकअप में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के बाद आपने देखा कि बीते दिन किस तरीके से पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री अजीत कुमार जो कांटी के थे, उन्होंने पूरे तरीके से थाना में जाकर के जो हुआ, उसके साथ में ग्रामीण लोग थे, स्थानीय लोग थे। और फिर भी आपने देख रहे हैं कि वहां पर लगातार आरजेडी के लोग एमएलए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जाकर के धरना प्रदर्शन और इस तरीके से और कह रहे हैं कि हम इस मामले को मानवाधिकार तक ले जाएंगे। और हालांकि देखिए, मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने इस मामले में एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मियों के पर कार्रवाई भी की है। लेकिन और तेजस्वी यादव भी डीजीपी से बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने वो एक्स हैंडल पर लिखा भी है कि बिहार में क्या, और आप देख भी रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान से बीते दिन मिल करके बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर सवाल भी खड़ा किया था। बिल्कुल। तो अब ऐसे में निश्चित रूप से यह सवाल बनता है कि क्या हो रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, मगर अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को बच्चा बता दिया। देखिए, अशोक चौधरी निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। और अशोक चौधरी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, वह जंगल राज की बात की जो कही जाती है कि कथित रूप से जंगल राज था जब लालू प्रसाद यादव या आरजेडी का कार्यकाल था, तो उसमें राइफल स्कॉर्पियो से निकाले जाते थे। तो वो इस बात को कह रहे हैं, उस कालखंड को याद करा रहे हैं। लेकिन उनकी बात भी अशोक चौधरी की सही है। तो उसी लिहाज से वह कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार की सुशासन की जो सरकार कही जाती है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो उसी पर निश्चित रूप से वो अपनी पार्टी के वो कद्दावर नेता है अशोक चौधरी, तो इस बात को कहेंगे ही। वो इंटरमीडिएट परीक्षा है सर आज, कैसे देख रहे हैं, कितना उत्साह है छात्रों में अब तक? देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षार्थी जो भी जा रहे हैं उनके हर सेंटर पर 9 बजे तक से पहले पहुंच जाना है, क्योंकि परीक्षा का समय 9:30 बजे से 12 बजे तक ही है। बिल्कुल। और उससे बाद कोई भी जाएगा तो उसको नो एंट्री है, एकदम स्पष्ट मान ली। और जूता मोजा खुलवा करके पूरा चेकिंग जांच पड़ताल किया जा रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है। और पूरे बिहार में 12,90,213 परीक्षार्थी हैं और बिहार में 1677 सेंटर बनाए गए हैं पूरे बिहार में। तो ये निष्पक्ष और बेहतर ढंग से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है और पूरी तरह से वचनबद्धता के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा हो रही है और कहीं झोल-झाल नहीं हो रहा है। लेकिन यह जो मौसम का जो मिजाज बदला है उसके कारण जूता मोजा भी खुलवा करके पूरी गहनता के साथ, सघनता के साथ जांच की जा रही है। बिल्कुल, आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।